नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। ये अभी वो सीरीज जो हम चला रहे थे, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। लाइव क्लास 10 बजे जैसे आनी है स्टोइशियोमेट्री के ऊपर, वो वैसे ही आएगी। ये वो सीरीज है जिसमें हम जेई के सवाल करते जा रहे थे। क्योंकि भैया जो नया प्लान बनाया है उसके लिए पुराना प्लान तो हम नहीं छोड़ने वाले। जो चल रहा था वो तो चलेगा ही, है ना। उसके साथ वीक में 2 या 3 दिन जैसे आपके सामने लाइव आऊंगा तो हम लाइव भी करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को वैसे भी करेंगे। लेकिन जेई के सवाल जो आप मुझसे पूछते हैं वो जरूर बताए जाएंगे। एक और मेल आई है, वो सवाल स्टोइशियोमेट्री का था, उसको वहां ले लिया जाएगा। जितना मैक्सिमम हम ले पा रहे हैं वो लेंगे बेटा सवालों को। तो अभी जो आज का ये है इलेक्ट्रो से, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, इलेक्ट्रो का लास्ट हमने एक सवाल किया था। आइए ये 2 सवाल और आए हैं। अब पहला है, सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल्ड ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग 0.1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बच्चे, ये आई थिंक 2019 वाले किसी जेई मेन में भी आया है और ये वहीं से आपने शायद लिया है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ Ni विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। और बच्चों आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि ये वो सवाल है जो एनसीईआरटी में है। 3.15 ये वो सवाल है जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है। वहां पर थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, बट ये है किस पे, ये डिपेंड कर रहा है फेराडेज के लॉ पे, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आइए जरा पढ़ते हैं। फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। खैर ये सवाल तो बहुत ही आसान है, ये तो पढ़ने से समझ में आ रहा है। लेकिन फेराडेज के लॉ क्या थे? बड़ा सिंपल था बच्चों, अगर आप समझें। पहला लॉ ये था कि जितना आप चार्ज पास करेंगे, जितना आप करंट लगाएंगे, उतना ही मास डिपॉजिटेड होगा। भैया आपके पास इलेक्ट्रोड हैं, आप चार्ज पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस याद है ना, बड़ी सिंपल बात है। अरे जितना प्रेशर तुम पे लगाऊंगा उतना ही तुम पढ़ोगे, यस और नो। ड्रामेबाजी नहीं, अब बाकी बातें बाद में, पहली बात सोचो, जितना प्रेशर तुम, अब कल तक मान लो तुमसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रो करना है, पुराने प्लान के अकॉर्डिंग हमें 21 तारीख से इनऑर्गेनिक भी शुरू करनी है। लाइव भी आ रहे हैं, नए प्लान में हम लाइव भी आ रहे हैं और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मिलेंगे, बट पुराने प्लान को भी कंटिन्यू करेंगे। यानी वहां पर हम सवाल करेंगे जेई में कोऑर्डिनेशन में क्या पूछा, पी ब्लॉक में क्या पूछा, डी एंड एफ में क्या आया, एस में क्या था, हाइड्रोजन में क्या है, ये सब ज्ञान प्राप्त उसमें चलेंगे, जो कि 21 तारीख से हम करेंगे। तो बेटा आज आई थिंक 19 तो हो ही गई, 20 परसों से वो होना ही है। काइनेटिक्स के भी सवाल हैं, अगर आप नहीं लोगे तो फिर मैं काइनेटिक्स के सवाल भी ऐसे ही सीरीज में डाल दूंगा। इलेक्ट्रो के भी जो 2019-20 वाले हैं वो भी डाल दूंगा, ठीक है। जरा ध्यान से, तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सीधा था बेटा, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ही ज्यादा मास डिपॉजिटेड होगा। फेराडे साहब का फर्स्ट लॉ था, बड़ा ही प्यार से, कि मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये समझाता है कि मास और चार्ज का कितना स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन है। बच्चों हायर साइंसेस में, मेटाफिजिक्स में कई तरह की ऐसी बातें होती हैं कि ये दुनिया सिमुलेटेड है, यानी हम एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में है। और देखो जो मेन स्ट्रीम का साइंस है वो भी कहता है मास और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और अगर आप फिजिक्स को ध्यान से देखते हो तो जो 11th में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, 11th में आपकी पूरी फिजिक्स मास पे जिस तरह डिपेंड है, 12th में चार्ज पे। और मास और चार्ज दोनों कंजर्व हैं। सोचने वाला सोचे तो धुआंधार चीज है, खैर वो आप पे छोड़ा, सोचना एक बार। फर्स्ट लॉ ये था, तो M इज इक्वल टू ZIT आप लगाते थे। ऐसा इसलिए करते थे, Z क्यों लगाते थे? Z क्या होता है देखो ध्यान से बेटा, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। ये याद है क्या था? अरे हर जगह इक्विवेलेंट आता है। ये चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक तरह से ये इक्विवेलेंट है चार्ज का, और ये आपने मास का इक्विवेलेंट लिया है। इन दोनों की रिएक्शन आप देख रहे हैं, इतने से एक इक्विवेलेंट निकल जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने मेरे साथ इलेक्ट्रो की पढ़ाई करी है वहां तो मैंने इसको बहुत डिटेल में लिया है, यहां तो आपको पता ही है। खैर ये चीज बताई जा रही है, आराम से बड़े ध्यान से समझो। M इज इक्वल टू ZIT। IT कहां से आया सर? अरे भैया क्यों नहीं है, और फिर Z क्यों लगाया आपने? मेरे बच्चे एक बात सोचो, कांस्टेंट केमिस्ट्री में क्यों लगते? ताकि दोनों तरफ की यूनिट क्या हो जाए, बराबर। तो दोनों तरफ की यूनिट बराबर करने के लिए लगते हैं कांस्टेंट।
इधर मास था, इधर चार्ज था, आपने Z लगा दिया, Z है मास बाय चार्ज, चार्ज से चार्ज कट गया, मास इज इक्वल टू मास, काम खत्म, कोई दिक्कत। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, लेकिन आया फर्स्ट लॉ से ही है, लेकिन बड़ी कमाल की बात है, ध्यान से सोचना। एक बहुत छोटा एग्जांपल हमेशा देता हूं क्लास में, जिन्होंने क्लास भी अटेंड करी है उनको ही पता है। मान लो आप दो बच्चे क्लास में आए, मैंने कहा भाई तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम दोनों का कल टेस्ट है, इलेक्ट्रो का तुम्हारा कल टेस्ट होगा। अब मैंने सिलेबस भी सेम दिया है, टाइम भी सेम है, कितना चैप्टर रिटेन कर पाओगे अपने दिमाग में, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। कितना चैप्टर रिटेन कर पाओगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा। चैप्टर डिपोजिशन का रेशो तुम्हारे आईक्यू के रेशो के बराबर होगा। कितना इफेक्टिवली पढ़ने के लिए टाइम निकालते हो। ऐसे ही जितना मास इफेक्टिवली रिएक्ट करता है उसे इक्विवेलेंट मास कहते हैं मेरे दोस्त। और इक्विवेलेंट मास का तो इस चैनल पे भी मोल कॉन्सेप्ट का पहला वाला एक वीडियो पड़ा है। मान लिया वीडियो क्वालिटी इतनी परफेक्ट नहीं है, जो थोड़ा बेटर हुई है, धीरे धीरे सीखता है आदमी, है ना। E1/E2 बड़ा मजेदार भाई साहब। जिस तरह दो बच्चों को मैंने सेम टाइम दिया, सेम पढ़ने के लिए बोला, वैसे ही अगर दो बैटरीज में सीरीज में आपने कनेक्ट करा, सेम करंट फॉर सेम टाइम हो गया, है ना, सेम चीज हो गई, तो उनका मास डिपोजिशन का रेशो इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होगा। क्यों? अरे M1 क्या होगा रे, Z1 IT, करंट टाइम सेम है। M2 क्या होगा रे, Z2 IT, करंट टाइम सेम है। डिवाइड मारियो, उड़ गया ना। तो M1/M2 इज इक्वल टू Z1/Z2। तो ये 96500 काट दो, तो M1/M2 इज इक्वल टू E1/E2, काम खत्म। सेकेंड लॉ भी हो गया। लेकिन इस सवाल को अगर हम ध्यान से सोचें तो ये कुछ और भी कह रहा है। बच्चों एक चीज सोचो, मान लो एल्यूमिनियम का 1 मोल हमें निकालना है, कितना चार्ज चाहिए भाई। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या, वैलेंस फैक्टर क्या, 3, चार्ज कितना, +3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 3 फेराडे, क्योंकि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फेराडे। खत्म। ये जो सवाल आया है इसमें कहा जा रहा है सॉल्यूशन जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में है 0.1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी, ये कितना मोल आएगा Ni का। तो Ni का वैलेंस फैक्टर यहाँ पर कंबाइनिंग फैक्टर +2, तो Ni के 1 मोल के लिए 2 फेराडे चाहिए भैया। तो 2 फेराडे से 1 मोल, ठीक है भैया, कितना दिया है फेराडे, 0.1 से, तो 2 से 1, 0.2 से 0.1, 0.1 से 0.05, काम खत्म बेटा। ये इतना आसान सवाल था ये, बट समझा मैंने पूरा डिटेल में दिया, फेराडे भी समझा दिया। ये ले, अगला है कंसीडर द स्टेटमेंट S1 एंड S2, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो भैया, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में काफी बच्चे उलझे रहते हैं। कंडक्टेंस, अगर आयंस बढ़ेंगे तो बढ़ेगी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री आयंस पे कंडक्टेंस डिपेंड करती है। बट कंडक्टिविटी वो एक पर यूनिट एरिया की बात करती है। मान लो आप एक कमरे में हो और उसमें ऐसे टायर लगी हैं भैया, कंडक्टेंस तो ओवरऑल कितने फ्री आयंस हैं इस पे डिपेंड करेगा, और कंडक्टिविटी कहते हैं ना वो 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट एरिया वाला, यानी इसके अंदर कितना है। अब आपने डाइल्यूशन बढ़ा दी, फ्री आयन तो बढ़ने के चांस हो गए, बट इस एरिया में तो आयन कम हो गए फिक्स एरिया में, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर इसीलिए कंडक्टिविटी कम होती है। सीधी सी बात है, कई बच्चे उलझ जाते हैं इसमें। खैर इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं कि क्यों, किसका इम्पैक्ट है, किसके डिक्रीज का इम्पैक्ट ज़्यादा है, बट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए तो बहुत सिंपल हुआ कि ऑलवेज तो वैसे भी नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है भैया, कप्पा इंटू 1000/C करते हो, C इज मोलैरिटी। अब देखो, कम ये भी हो रहा है,
कंसंट्रेशन कम करने से, और ये भी। बट कंसंट्रेशन कम करने से ये कम कम होगा, मतलब 5 पॉइंट कम करा तो मान लो ये 2 पॉइंट, और ये ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी, है ना। मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी, क्लासेस चलती रहती हैं, एनसीईआरटी भी खुली रहती है। तो बोथ तो करेक्ट नहीं है, S1 रॉन्ग है, S2 करेक्ट है टू सम एक्सटेंट। तो आई होप ये आपने जो पूछा था ये क्लियर हुआ। इलेक्ट्रो के अंदर ये भी हुआ, कंडक्टेंस के बारे में हुआ, खोलरॉश के बारे में भी सवाल आते हैं। खोलरॉश विथआउट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले जाते हो तो कंडक्टिविटी जो है वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ प्लस और माइनस के बराबर हो जाती है। सेल वाला भी पढ़ते हैं बच्चे, एक सवाल भी मैंने डेल्टा जी वाला लिया था। आई थिंक बाकी आप सबको क्लियर है। एक चीज़ और इसमें देख लेना बेटा, फ्यूल सेल जरूर पढ़ लेना, फ्यूल सेल जरूर पढ़ लेना। एक सेकेंडरी बैटरी पढ़ लेना, उसका चार्ज डिस्चार्जिंग वाले सवाल भी आ जाते हैं, ये कर लेना। और क्योंकि आपने ज़्यादा डाउट इसमें पूछे नहीं तो आई होप इसमें ज़्यादा आपको है नहीं। काइनेटिक्स थोड़ा सा मैं फिर कल ले लूँगा एक बार, कल एटॉमिक की लाइव है, आज स्टोइशियोमेट्री की भी लाइव है ना। तो चलो जिस बच्चे को उसमें डाउट है वो देख ले, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फिर लाइव आएगा। और इस वाली सीरीज़ में हम कंटिन्यू रखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल। ये जो सीरीज़ थी, जैसे हर्ष ने और अपने सब ने आपने बोला था, इसमें वो सवाल ही कराता जा रहा हूँ। आप कुछ भेजेंगे तो वो देख लूँगा, नहीं तो मैं अपनी तरफ से कराता जाऊँगा। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। टेक केयर। आई होप ये समझ में आ गया होगा।